हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। मैं अमर गायकवाड़, एचओडी फिजिक्स एंड मैं जावेद सिद्दीकी, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स, ओरिएंटेशन फोकस बैच के ओरिएंटेशन सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर जावेद सर और मैं हम दोनों आपके सामने यहाँ पर आए हैं फोकस बैच के ओरिएंटेशन सेशन में। देखो, जब कभी भी एक नया बैच स्टार्ट होता है तो हम लोग हमेशा एक ओरिएंटेशन सेशन या तो रिकॉर्ड करते हैं या लाइव आपके सामने आते हैं। और इन सब का मकसद क्या होता है? इन सब का मकसद होता है आपको बैच के बारे में, पूरे साल भर हम क्या करने वाले हैं, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। अब ये जो फोकस बैच है, फोकस बैच नाम में भी क्लियरली लिखा है कि ये एकदम फोकस बैच है, मतलब फोकस रहना वाला है हमारा यहां पर। अब क्या है, ये बैच स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का नीट 2023 की एग्जाम में कुछ मार्क्स, कुछ नंबर कम रह गए, कुछ स्टेट में कट ऑफ हाई होने के कारण वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, या कई बार कोई कोई स्टूडेंट्स के साथ में कई ऐसी स्थितियां भी आती हैं, कुछ अलग तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजें जब घटित हो जाती हैं तो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर पाता है, या कोई वॉट एवर बी द रीजन, लेकिन एट द एंड द लास्ट रिजल्ट इज वॉट कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए या कम नंबर रह गए, तो आपको आपका मन चाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, हम लोगों ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है और ये बैच है फोकस बैच। अब इस बैच के बारे में क्या खासियत होगी वो सब हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या है, वो सब बातें करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि जब यहां पर हम टीचर, हम गुरु जो आपके सामने खड़े हैं, हमने एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ है और एक वो जो कुछ नंबर से रह गया या सेलेक्ट हो ही नहीं पाया, कोई भी कुछ भी रहा हो, क्या अंतर था? हम लोगों ने आपको सेम लेक्चर प्रोवाइड किया, हम लोगों ने आपको सेम डीपीएस दी, हम लोगों ने आपको सेम टाइप ऑफ टेस्ट पेपर दिया, सब कुछ सेम था, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है और एक रह जाता है। तो क्या कारण रहा होगा? तो इन सब का सिंपल आंसर एक ही है, और वो है बेटा स्टूडेंट की मेहनत। बच्चा मेहनत करता है तभी वो आगे बढ़ता है, और यदि बच्चा मेहनत करने में थोड़ा पीछे छूट जाता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट खराब होता है। लेकिन अब क्या होता है ना, देखो सिंपल सी बात यह है कि हमने साल भर क्या किया था। हमने साल भर मेहनत की या मटर गश्ती करी? हमने साल भर अपने एग्जाम को सीरियसली लिया या फिर हम लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया? कोई बच्चा ऐसा रहा होगा जिसने सुबह उठ के बहुत मेहनत करी होगी, कोई ऐसा भी रहा होगा जो नहीं कर पाया होगा। वॉट एवर बी द सिचुएशन, सिंपल बात यह है, नातिक्रांतानि शोचित प्रस्तुतान्य नागतानि चिंत्यानि। बीती बातों को सोच के कोई मतलब नहीं निकलता है। जो बीत गया है उस पर हमें बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। हमें अपने वर्तमान को इस प्रकार से बनाना है कि जो हमारा आने वाला भविष्य है वो हमारा चिंता मुक्त हो सके। इसके लिए हमें काम करना है। जावेद सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बस मैं आपने जो संस्कृत में सुनाया उसी का हिंदी वर्जन बताना चाहूँगा कि जो बीत गई वो बात गई। अब जो हो चुका है, सर ने बताया कई सारे रीज़न से होता है। कई बार हमारा उतनी किस्मत साथ नहीं देती, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम कहीं ना कहीं चूक गए। तो अब हमें पुरानी बातों को नहीं दोहराना है ना। नए सिरे से मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है। बायोमेंटर्स की एक टैगलाइन है कि न जीत में न हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस बार का प्रहार ज़बरदस्त होना चाहिए और इस बार का प्रहार आखिरी होना चाहिए, है ना। झोंक दीजिए आप इस साल अपने आप को, तब आपका एक्सपेक्टेड जो आप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके लिए मैं हूँ, अमर सर हैं। तो फिजिक्स में हम आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे। क्यों सर? देखो सर, सिंपल बात यही होती है, सिंह वत्सर्व वेगेन पतंति अर्थे किलार्थिन। जिसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है ना, उसे
शेर के वेग के समान अपने कार्य को प्रारंभ करना होता है। और यदि आप एकदम धीरे धीरे रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, देखो हम यदि मैं बात करूं आपसे तो जेई और नीट में ये अंतर है। नीट में आपको चाहिए स्पीड, नीट में आपको चाहिए एक्यूरेसी। इसलिए मैंने बोला कि शेर की स्पीड की तरह आपको चलना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? सर शुरुआती स्पीड तो सभी की शेर की रहती है, समस्या ये है सर। शुरुआत में अभी हम मोटिवेट कर रहे हैं, अभी तो आपको इतने मोटिवेटेड हो गए कि लग रहा होगा कि बस अभी से चालू कर दें। तो शुरुआती स्पीड तो सभी की शेर की रहती है, फिर धीरे धीरे वही कछुआ वाला हाल होता है सर, जो खरगोश सो गया था पेड़ के नीचे। तो इस सब से बचना है बेटा। जो डेडिकेशन आप पहले दिन दिखाएं, वही डेडिकेशन आपको 6 से 8 महीने दिखाना है, तब कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। पर सर देखो, खरगोश चला, कछुआ चला, ये मोटिवेशन आया, लेकिन कहा भी गया है ना कि प्रातः रत्नम प्रातरित्वा प्राप्त्यानि, मतलब जो प्रातः काल सुबह जल्दी उठते हैं, रत्नों की प्राप्ति भी उन्हें ही होती है। बिल्कुल सर, सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो अब जो भी है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास में, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये बात है कि जो बच्चे, क्योंकि क्या देखो, मेरे को बहुत बार ये सवाल आता है कि सर हम रात में पढ़ते हैं, हम सुबह पढ़ते हैं, हम दोपहर में पढ़ते हैं, हम दोपहर में सोते हैं, या जो भी है। सो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बात पे? क्योंकि देखो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही हमें अपने आप को कैसे रखना चाहिए? मतलब क्या आप इस पक्ष में हैं कि प्रातः जल्दी उठना चाहिए? हाँ सर, सब लोगों का पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा अगर आप विचार लें तो मेरे हिसाब से सुबह का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जो कहा गया है, उसमें याद बड़ा अच्छे से होता है सर, और बहुत देर तक, बहुत दिनों तक याद रहता है। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, या आपने भी जो पढ़ाई की होगी, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, तो आपने भी सुबह के टाइम ज़्यादा की होगी बेटा। तो बजाय रात में लंबे लंबे आवर्स जागने के, सुबह के टाइम याद करो, और मेरे हिसाब से तो घूम घूम के याद करो। मेरी मम्मी बेटा नॉन साइंस बैकग्राउंड की थी, तो भी वो मेरी कॉपी लेके सुनती थी मुझसे कि बताओ आज तुमने क्या याद किया। तो इस तरह से अपनी मम्मी को भी इंगेज करो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मदर फादर ज़्यादा अच्छे से हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो सुनाओ उन्हें कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, सब बताओ अपने पेरेंट्स से, हर चीज़ शेयर करो, और सुबह के टाइम उठ के घूम घूम के याद करो, जोर जोर से याद करो। कुल मिला के ये बेटा जो मेहनत में कमी रह गई है, उससे दूर करो। अच्छा सर, हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट तो कर ही दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या सब लोगों को प्रॉपर मोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शुरुआत में आपको इतनी बातें तो बता दी हैं कि अब आपको लग रहा होगा कि बस अब उठ चले और कल ही पेपर हमारे हाथ में दे दो सर, अभी निकाल देंगे 720 में से 720 नंबर कल ही ले आएंगे। मैं ये बात जानता हूं, लेकिन हम लोग भी मूल मकसद से भटकना नहीं चाहते। हम आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहेंगे, ताकि आपको वो फीलिंग ना आए कि सर आए और सर ने सिर्फ अपनी अपनी बातें करी, हमको 1% भी मोटिवेट नहीं किया। तो इसलिए हमने शुरुआत में आपको काफी मोटिवेशन के साथ में, मोटिवेशनल बातों के साथ में ही हमने अपने बातों की शुरुआत करी है। हम इसको बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन हमें जो काम की बातें हैं वो सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी। और अब फोकस बैच के बारे में यदि मैं बताना चाहूं तो सर हम कहते हैं कि फोकस बैच विल बी द रेप्लिका ऑफ द टारगेट बैच। टारगेट बैच जो 1 जून से स्टार्ट होता है, बायोमेट्रिक्स की खासियत रही है कि हमेशा 1 जून से टारगेट बैच स्टार्ट होता है, और वो इस साल भी हुआ है, 1 जून से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले कुछ ओरिएंटेशन लेक्चर वगैरह आते हैं, देन 1 जून से प्रॉपर लेक्चर लगना स्टार्ट होते हैं, और वो लगातार चलता है। और हमारी कोशिश रहती है कि फेब एंड में हम लोग या मार्च के फर्स्ट वीक तक सिलेबस को कंप्लीट कर दें, तो वो टारगेट बैच में होगा। अब सवाल उठता है कि ये फोकस बैच है जो कि अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा होगा, तो इस फोकस बैच में हमने कहा कि बच्चों को कि हम टारगेट बैच की रेप्लिका देने वाले हैं। सर टारगेट बैच की रेप्लिका का क्या मीनिंग है, क्या आप बताना चाहेंगे सर? टारगेट बैच की रेप्लिका मेरे से अच्छा तो आप बता सकते थे, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट से वेरी फर्स्ट डे से जुड़े। तो हाँ, मुझे ये पता है कि जो लेक्चर्स टारगेट बैच में गए हैं वही रिपीट होंगे फोकस बैच में, लेकिन जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रह गया है, तो इसमें एक प्रोविज़न आपके पास और रहेगा कि आपके पास रहेगी मास्टर क्लास। मास्टर क्लास मतलब पूरे लेक्चर की समरी। बिल्कुल सर, है ना?
तो मेन लेक्चर में अगर आप नहीं जाना चाहते तो उस मास्टर क्लास से आप काम चला सकते हैं। बिल्कुल सर। सो सर ने आपको बताया, देखो फोकस बैच इज गोइंग टू बी द रेप्लिका ऑफ द टारगेट बैच. इट सिंपली मीन्स दैट all the lecture which were recorded for the target batch, those same lectures will be available for you entire lecture, but along with that main lecture you are going to get the master class which will be the basically summary of that particular lecture. ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? हिंदी में बता देता हूं. कई लोग सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया. आज सर की संस्कृत और इंग्लिश ज्यादा चल रही है। देखो सर कभी कभी है ना बच्चों को एक अलग रूप भी थोड़ा सा दिखाना बिल्कुल, पड़ता बिल्कुल है कि सर। भाई हमें थोड़ा बहुत कुछ आता है. बिल्कुल सर। कभी कभी लेक्चर्स में भी हम बहुत सारी अलग अलग नहीं सर। भाषाओं का जिक्र करते हैं. बिल्कुल कई बार बच्चों को लगता है कि मुझे कितनी भाषाएं आती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है. तो देखो मैं आपको बता दूं, टारगेट बैच की पूरी रेप्लिका होने वाली है, वो बात तो सही है, लेकिन किंतु परंतु उसके साथ में आपको जो एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट मिलने वाला है वो है आपको मिलेगी एक मास्टर क्लास साथ में हर लेक्चर की मास्टर क्लास जुड़ के आपको एक पूरा मास्टर क्लास का एक बंच मिलेगा. मतलब एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायो की. इस बार मैं आपको क्लियरली बता दूं कि टारगेट बैच में 3 लेक्चर आ रहे हैं. 6 लेक्चर का सिस्टम नहीं है, ओनली 3 लेक्चर्स, वो जो कि 11 से स्टार्ट हो रही है. प्रॉपर फिजिक्स में हम बताते हैं आपको फिजिक्स में हम कैसे करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दूं 3 लेक्चर होंगे. एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक बायो का होगा. मतलब आपको 3 ही मास्टर क्लास भी मिलने वाली हैं, और 3 मास्टर क्लास के जरिए आप उस लेक्चर की समरी को आप देख सकते हैं. हम समझते हैं बेटा कि आप उस दहलीज पे हो जहां पर आप थोड़े से नंबर से, थोड़े से मार्जिन से चूके हो, और थोड़े से मार्जिन से चूकने के कारण आपको अंदर से बहुत दुख हो रहा है. लेकिन आप भी चाहोगे कि आप मास्टर क्लास देखो, डीपीएस करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरा मानना, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोगों ने मेन लेक्चर ही देखना चाहिए. जावेद सर आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप बताएंगे सर? सर आपका क्या ओपिनियन है, मतलब मास्टर क्लास और रेगुलर क्लास? मेरा भी सर सीधा सीधा यही ओपिनियन है कि जो मेहनत हमने मास्टर क्लास में की है उसका आप लाभ उठाइए. समरी थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं कमी लगती है, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो बिल्कुल 2, 4, 5, 10 नंबर से छूटे हैं. मेन कंटेंट आपको मास्टर क्लास में ही मिलेगा. मास्टर क्लास में नहीं, सॉरी, रेगुलर क्लास में. रेगुलर क्लास हमारे हिसाब से आपको जरूर देखनी चाहिए. बहुत अच्छा आपका टॉपिक है तो थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिए, आप 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, 2x देख लीजिए, 2x देख लीजिए, चलिए, लेकिन देखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट आजकल सर पेपर ऐसा हो गया है, आप भी देख रहे हैं हाँ, कि थ्योरी भी बहुत आ रही है, एसर्शन रीजन फिर से चालू हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फिर से चालू हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको मेन लेक्चर्स में मिलेंगी. मास्टर क्लास में समरी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी वीक हो सकती है. सर कहा गया है सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनम धनम. फिर सर संस्कृत, देखो सिंपल सी बात है, मतलब जब हम कह रहे हैं कि जो सुख चाहता है, अच्छा, देखो रेगुलर क्लास कष्ट का काम है, बिल्कुल सर, मास्टर क्लास सुख का काम है. उसका काम. अब जो सुख चाहता है उसको विद्या कहां से मिलेगी? बिल्कुल सही है सर. सुख चाहने वाले को विद्या कहां से मिलेगी? और जो विद्यार्थी के जीवन में यदि सुख है, मतलब वो विद्यार्थी फिर है ही नहीं सर. और जो बाद में सुख चाहता है सर, उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है. पहले मेहनत करनी तो पड़ेगी. इसलिए समझिए बातों को. देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं कि मास्टर क्लास आपको एक अच्छा फीचर दिया गया है. हाँ. देखो ये जो मास्टर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आज का परिवेश है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. हर लेक्चर में करेगा जरूरी नहीं है. देखो ये बात भी समझिए, क्योंकि हर लेक्चर के लिए मतलब मैं बोलूं कि हर लेक्चर में मास्टर क्लास से काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है. कुछ लेक्चर ऐसे भी आएंगे जहां पे मास्टर क्लास से भी आपका काम होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि फिजिक्स एक न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है. अब कोई पर्टिकुलर लेक्चर है जहां पर कुछ सिंपल सी चीज है या कोई लंबा सा डेरिवेशन मेन लेक्चर में हुआ, उसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. लेकिन क्या है ना, ये समझ आपको अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी, या तो क्योंकि हर जगह पे हो सकता है हम मास्टर क्लास में ना बोल पाए, भूल जाए, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए कि बेटा इसका रेगुलर लेक्चर जरूर देखना, हो सकता है हम भूल जाए. क्योंकि देखो एट द एंड हम लोग इंसान हैं, मानते हो ना कि हम इंसान हैं, मान लेना भाई इंसान है. देखो 2 पैरों पे खड़े हम भी. बिल्कुल सर. और तो मैं तो बल्कि याद दिलाऊंगा सर, मैंने सोच के रखा है मास्टर क्लास में भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर
आपके पास समय है, समय तो निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप मेन लेक्चर ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। अभी से हम लोगों की यही सलाह है कि मास्टर लेक्चर पे आपको पूरी डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मेन लेक्चर आपका मेन प्रायोरिटी में होना चाहिए। कम टाइम है, मान लीजिए किसी दिन बायो में ज़्यादा टाइम निकल गया, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम निकल गया, तो आप मास्टर क्लास से काम चला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगा कि काम चला सकते हैं। क्लियर है? कंटेंट की डेप्थ आपको मेन लेक्चर से ही आएगी। और सर, और हम लोग क्या बताना चाहें हम बच्चों को कि किस प्रकार से इस फोकस बैच में, क्योंकि देखो अब कई बच्चों के मन में एक डाउट आना चालू हुआ होगा, हाँ मैं जी। आपको बताता हूँ कैसे। हाँ कि टारगेट बैच तो 1 जून से स्टार्ट हुआ, जी। फोकस बैच अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ 10 जुलाई को मंडे है, मंडे से आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट होने वाले होंगे। जी। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट 10th ऑफ जुलाई। 17 जुलाई का हम लोग पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि 17 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो कम से कम एक वीक आगे आके 10 जुलाई तक। सो बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, 1-1.5 महीना पीछे चल रहा है। तो 1-1.5 महीना यदि पीछे चल रहा है तो हम उसे कवर अप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि क्रैश कोर्स आपका शुरू हो जाए और हम ये कर लें, पीछे रह जाए कुछ? क्या लगता है हम पीछे रहेंगे? तो ये सारी स्ट्रेटजीज तो सर आप बता सकते हैं, आप मैनेजमेंट में माहिर हैं। तो बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है सर आप थोड़े से संडे खाएंगे बच्चों के, बिल्कुल है सर, ना? ये आपने बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पकड़ लिया सर जी। कि सिलेबस कंप्लीट करना, देखो एक सिंपल सी बात है, डांडी मारनी है तो हम मार देंगे। हाँ, नहीं डांडी नहीं। मतलब सर, हाँ हाँ मुंबई जी। में मैं रहा हूं तो वो जी एक जी। वर्ड है डांडी करके, मतलब कि हाँ गोल कर देना, गोल कर देना इन गोल। द सेंस कि कट छट कर देना। जी जी। और बायोमेट्रिक्स में हमारा हमेशा से विश्वास रहा है, हम लोगों का हमेशा से बिलीफ रहा है कि सर सिलेबस को यदि कट छट करके आप पढ़ा रहे हो ना, तो नहीं आप बच्चे के साथ में आप धोखा कर रहे ब्लफ हो। कर रहे हो। जी जी। बच्चा खुश हो सकता है कुछ देर के लिए, जी क्योंकि जी। बच्चा नादान है, वो नहीं समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कईयों को देखा है सर, 150 घंटे की क्लासेस में फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हुए देखा है सर। हम्म लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेते, खैर वो एक अलग हम्म। बात है। 150 से 200 घंटे में, पर मुझे लगता है कि सर फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए लगभग 300 घंटे की तो आवश्यकता होती है। बिल्कुल आप सर। क्या बोलते हैं सर, 300 घंटे? मैं यही बोलूँगा सर कि बहुत लंबी जर्नी है सर। इसमें किसी तरह का शॉर्टकट या किसी तरह का वो आप एक्सपेक्ट ही मत करो। रिज़ल्ट कहाँ जा रहा है, कितने हायर साइड जा रहा है, आप सब जानते हो बेटा। पेपर कैसे आ रहे हैं, आप सब जानते हो। सर पेपर से याद आया, नीट में फिजिक्स के लेवल के बारे में सर बताइए सर। नीट में नीट फिजिक्स में का लेवल जो फिज़िक्स का रिसेंट ट्रेंड रहा है इस। रीसेंट ट्रेंड में 3 साल की बात करूँ, तो रीसेंट ट्रेंड में ये मान के चल रहा हूँ बेटा मैं कि नीट और मेंस में उन्होंने अब कोई डिफरेंस नहीं रखा है। मानेंगे सर? सर मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। हाँ। एक्सेप्शनल केस होता है कि चूंकि हाँ। जेई है तो कुछ 1-2 क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ डिफिकल्ट, दीजिए, बट बाकी सेम लेवल रखा है बेटा। और दूसरी चीज़ ये है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे अब आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, असर्शन रीजन भी फिजिक्स में थोड़े बहुत अब आने लगे हैं सर। बिल्कुल सर, तो एम्स ये वाला जो सिर्फ पैटर्न था। उन बच्चों के लिए है जिनने बिल्कुल माइन्यूट पढ़ाई की होगी बेटा। मतलब सर आप ऐसा ये, मतलब ये नहीं है कि 4 फॉर्मूले हमने रट लिए और कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए और फिजिक्स तैयार हो गया। पर सर अब जैसे पुराना जो पैटर्न था, मतलब 2 साल पहले तक, उसमें पैटर्न था कि मैक्सिमम, देखो पुराने पैटर्न के अनुसार यदि मैं बात करूं आपसे, तो सर हाँ। मुझे पुराना पैटर्न जितना भी मैं बोलता हूं, हम्म, 35 प्लस क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल फॉर्मूला सर। बेस आते थे। बिल्कुल सर। 45 क्वेश्चन का पैटर्न हुआ करता था, जी 45 क्वेश्चन में 35 प्लस होते थे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। जी 4-5 कुछ ऐसे रहते थे जो थोड़ा सा 2 चैप्टर मिक्स कर दिया जी वगैरह, जी। और 4-5 थोड़े से डिफिकल्ट होते थे। डिफिकल्ट होते। तो ये पुराना पैटर्न तो था। जी। पर क्या सर आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन किए हैं अभी इन्होंने, अभी के पैटर्न में, हाँ और अभी अगला साल जो 2024 का पेपर होगा वो कैसा होगा कोई नहीं जानता, जी क्योंकि भविष्य हमने नहीं देखा। जी। बट क्या आपको लगता है कि अभी भी वो 35 प्लस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस रखेंगे या 30 करेंगे? क्या लगता है सर आपको? मुझे सर ये लगता है कि अब पेपर टफ बनाने की बजाय बच्चे को उलझा रहे हैं। हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देके या असर्शन रीजन देके लेंथ पेपर की थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो औ- सबसे पहली चीज़ है कि स्पीड भी थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब 20 मिनट एक्स्ट्रा देने लगे हैं सर 2 साल से। लेकिन सर 20 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा 20 किए, क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हो गए मतलब जिन्हें बात तो वही है। भले आपको छोड़ना पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, छोड़ने के लिए छोड़ने पढ़ना के तो लिए पड़े। भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो और टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा खेल हो गया है सर। पेपर का लेवल नीचे गया है मेरे हिसाब से बिल्कुल पिछले 3 सालों में, लेकिन लेंदी। लेंदी हुआ है। तो बजाय वो ये कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये ऐसा चाहते हैं कि कुछ देर के बाद में कि
पेपर एकदम हलवा हो लेकिन स्पीड ऐसी रहे कि कट ऑफ हाई जा रही है, क्योंकि देखो आप देख रहे हैं 720 में से कट 720 ऑफ नंबर सर, आ रहे हैं हाँ, सर हर साल हाई जा रही है, तो हर सिर्फ साल। इसका यही वो है बेटा कि पेपर आसान आ रहा है, पूरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, बस आपको स्पीडली उसे मैनेज करना है। मतलब सर कहीं ना कहीं अब ये जो इन्होंने किया है, शायद हम्म, पता नहीं जो भी है, हम्म, यदि हम एनसीईआरटी को देखते हैं, देखो हाँ, फिजिक्स की भी हम एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें हार्डली 5-6 एग्जाम्पल सॉल्व किए रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर बिल्कुल में, सर। लेकिन अब हम लोग इनको कितने न्यूमेरिकल करवाते हैं, बहुत सारे करवाते हैं, और थियरी भर भर के लिखी हुई होती है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब आप वो थियरी को पढ़ना पढ़े। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट अलग थे जब अलग सिचुएशंस थी, लेकिन जो पेपर हुए हैं, पेपर के बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं, देखो पेपर होने तक भी कुछ नहीं पता चलता है, एक्चुअली में जब रिजल्ट आता है ना तब और आइडिया क्लियर होता है कि भाई क्या हुआ करके, क्योंकि हम जब टीचर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें तो सब चीजें आसान ही लगती है, हाँ, लेकिन जब स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य से तब पता लगता है जब रिजल्ट आ जाता है और तब कौन टॉपर गया, कितने नंबर पे टॉपर गया, उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई कि क्या हो रहा है। सही तो मायने में तभी पेपर की एनालिसिस होती है बेटा, कि बच्चों को पेपर कैसा लगा। हाँ, रिजल्ट अगर इतने हायर साइड जा रहा है बेटा, तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग अप्रोच अब करनी पड़ेगी, है मतलब ना? सर जो बच्चा पिछली बार 590 600 पे टारगेट कर रहा था उसको 650 प्लस मिनिमम टारगेट रख के चलना चाहिए, क्या लगता बिल्कुल है सर, सर? बिल्कुल, बिल्कुल। 650 प्लस ही आपको टारगेट रख के चलना है बेटा। इस साल मैंने बोला ना कि प्रहार ज़बरदस्त हो और प्रहार आखिरी हो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बिल जबरदस्त प्रहार और आखिरी आखिरी प्रहार, और प्रहार ऐसा प्रहार कि इस बार नीट निकालनी है, मतलब निकालनी है। निकालनी है। तो ये सारे सर चीजें हो गई, अब हमें और क्या है स्टूडेंट को, अच्छा सर, मतलब मुझे एक बड़ी समस्या रहती है सर। बोलिए मैं अब सर। बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ हाँ सर। कि मैथ सर, मुझे बेसिक मैथ से ही मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा-सा क्योंकि पीछे हूँ, इसलिए मुझे हर चैप्टर वीक लगता है सर अपना। तो ये मैथ्स के लिए सर आप क्या करेंगे? सर मैथ्स के लिए हम अपना फोकस बैच स्टार्ट होने से पहले, फोकस बैच स्टार्ट होने से पहले हुँ, 5 डेज की लाइव क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं, जो हुँ, मोस्ट प्रोबेबली, देखो मैं मोस्ट प्रोबेबली सब शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर 3 जुलाई से, क्योंकि मैं 3 जुलाई को सर यहाँ पे रहूंगा, 3 जुलाई से लाइव क्लासेस, अच्छा। लाइव क्लासेस मॉर्निंग में रखेंगे 10 AM के आसपास, हुँ, हुँ, 9 और 10 जो भी सुटेबल टाइम होगा, हुँ, हुँ, 10 बजे के आसपास, और लाइव पढ़ाएंगे मैथ्स, मैथ्स वाला पोर्शन हम लाइव दे देंगे। हाँ, उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि भाई बच्चा कहाँ चूक रहा है, जी, क्योंकि देखो हम अपने साइड से पढ़ा के क्या करें, जी, देखो हमें अपने साइड से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी पड़ेगी, वो हुँ, हम पढ़ाएंगे हाँ, क्योंकि एंगल्स का बहुत यूज होता है। जी, हमें अपने साइड से थोड़ी बहुत जैसे स्क्वायर निकालना है, हुँ, स्क्वायर रूट निकालना है, हुँ, और भी बहुत सारे जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस हुँ, है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इन सब हुँ, की तो जरूरत पड़नी है, हाँ, वो सब चीजें तो हम बताएंगे। हाँ, हालांकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ जो है मैंने डेडिकेटली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर में, लेक्चर नंबर 3 में सर मैंने हुँ, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, हुँ, लेक्चर नंबर 5 में मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है, हुँ, और लेक्चर नंबर 9 या 11 में मैंने ग्राफ पढ़ाए हुए हैं, जी, तो वो तो कवर किया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को डेडिकेटेडली कहीं हम नहीं दे पाए थे, हाँ, हाँ, या कहीं स्क्वायर वगैरह ट्रिक हैं, जो छोटी मोटी जो चीजें हैं उन सब के लिए हम 4 से 5 दिन का शेड्यूल, 5 लाइव क्लासेस का शेड्यूल प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप स्टूडेंट की साइड से, जैसे मान लो कोई हाँ, स्टूडेंट मैं है, उसको स्टूडेंट बोलता है, जी, जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है थोड़ी देर के लिए सर मुझे 1/2 प्लस 1/3 करना नहीं आता, हुँ, अब देखा जाए तो ये मुझे जी, लगता है 5वीं 6वीं में पढ़ लिया होता है, लेकिन नीट के बच्चों के अंदर अपना मैथ्स का एक अलग ही फोबिया होता है, फोबिया रहता है सर, वही ये मैं फोबिया है और कुछ नहीं है सर, जी, आता सब कुछ है उनको, हाँ। लेकिन वो फोबिया है, उस फोबिया को हम 5 तो सर दिन, क्या इतने बेसिक से आप बताएँगे? सर तो यदि बच्चे पूछेंगे तो हाँ, हम इतने बेसिक तक उतरेंगे, अच्छा, अदरवाइज हमारा एक जो सेट ऑफ लेवल है, जी, क्योंकि देखो हम अभी उन बच्चों से डील कर रहे हैं जो 12th पास हो चुके हैं, ऑलरेडी। तो भी सर कहीं न कहीं मैथ्स हमें बिल्कुल दिक्कत सर, देती है। उन चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, कैलकुलेशंस की ट्रिक्स, हुँ, जैसे बच्चे कई बार मुझे देखते हैं कि मैं यहाँ नंबर कुछ और लिखे होते हैं, मैं बोलता कुछ और हूँ, और मैं आंसर जब निकालता हूँ तो वो आता वही है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ, तो वो कैसे मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैथ्स एक ऐसी चीज है ना सर, हाँ, कैलकुलेशंस कभी सिखाई नहीं जा सकती। बिल्कुल सर। आप क्या जोड़ बोलते हैं सर, कैलकुलेशन सिखाई जा सकती है नहीं, क्या? जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता। इस स्टेज में आके तो ठीक है, वो नर्सरी, केजी 1, केजी 2, 3rd 4th की टीचर्स आपको सिखाती हैं। हम्म, इस स्थिति में आके सॉल्व करना आपको कोई नहीं सिखा सकता। स्टिल अगर आपकी वीक है, तो हम और सर हैं जो आपकी मैथ्स के फ़ोबिया को दूर करेंगे। आपको सब आता है।
लेकिन आप डरते हो मैथ से। जहाँ भी थोड़ी मैथमेटिकल अप्रोच होती है हमें डर लगता है। बिल्कुल सर। सर कैलकुलस भी करवाएंगे पूरी? पूरी कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल, हाँ। इंटीग्रेशन और वो ग्राफ में तीनों चीजें जो हैं इस जी। वाले लेक्चर में नहीं, अच्छा, लेकिन आगे वो बताएंगे। रिकॉर्डेड वाले में पूरा सब कुछ वन डायमेंशन 1D में, बताएं। क्योंकि देखो वहीं पे जरूरत पड़ती है। मतलब v जहाँ बराबर dx by dt करना है जी। तो उससे एक लेक्चर पहले पूरा डिफरेंशिएशन होगा, जी। फिर अगली बार वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन। लेक्चर होगा, जी जी। फिर लास्ट में ग्राफ आएंगे उससे पहले पूरा ग्राफ बाकी का मुझे लेक्चर। मुझे लगता है सर कि ये बच्चे इस लेवल से कहीं ऊपर हैं, सर मोस्ट ऑफ द बच्चे। बिल्कुल सर हैं, लेकिन क्या है देखो हाँ। एक सर मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे मान लो कोई बच्चा है यूपी में है या बिहार में है और उसको 601 नंबर या 610 जी। नंबर आ रहे हैं, हाँ। तो इस बार तो शायद यूपी की कट ऑफ 610 नहीं 625 के आसपास जाने की संभावना लग रही है, जी क्योंकि पिछले साल भी 610 प्लस कुछ समथिंग थी। जी जी। तो अब वो 601 वाला बच्चा वो ऐसा बच्चा है कि जिसे सब कुछ आता था, जी बट थोड़ा और एफर्ट लगा लेता, थोड़ा और जी। उसके क्वेश्चन सही हो जाते, 4 या 5 क्वेश्चन में उसका जी खेल जी। हो जाता, बिल्कुल मतलब सर। परफेक्ट वो अंदर इन कर इन जाता। हो जाता है। जी जी। लेकिन वो जो 4 और 5 क्वेश्चन का खेल भी है, जो भी है, पर अब जो पेपर होगा तो उसकी काउंटिंग तो जीरो से स्टार्ट जीरो हो। से स्टार्ट हो। अब भले ही सब चीजें आती हैं, लेकिन एक बार क्या है ना, देखो सुनने से मुझे लगता है सर कि बहुत अच्छा फायदा मिलता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उन सब चीजों को। अच्छा सर, लेक्चर में क्या हम एनसीईआरटी के बारे में आप क्या कहेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, और इसके परिप्रेक्ष्य में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? एनसीईआरटी तो सर ये मान गई कि रटना है। आजकल पूरा एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी में फिजिक्स में जो चीज़ें कम हुई हैं सर, वो पहले से ही यूजलेस थी। एडिशनल एक्सरसाइज के नाम पे जेई के सवाल। आईटी, हाँ, एडवांस के सवाल थे बेटा। तो हम्म। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता था। अच्छा सर, हम लोगों को भी छुड़वाना अच्छा नहीं लगता था, तो हम भी कहीं ना कहीं करवा देते थे। पर वही है ना सर, देखो एक सिंपल बात ये होती है कि जैसे मान लो कि हम वहां पर यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बोलूं तो क्या होता है, हमें पता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बच्चा जबरदस्ती वहां टाइम वेस्ट करता था, नहीं। और छूटे हुए टॉपिक से जैसे एडिशनल एक्सरसाइज हटाइए, उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा सर हाँ कि जो अननेसेसरी टेबल्स वगैरह थी ना, जी। वो धीरे धीरे उन्होंने गोल करना स्टार्ट किया है। तो छूटे हुए टॉपिक्स पे और नई और ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में सर और नहीं तो कुछ सर, आप? इतना तो बच्चा हम पे भरोसा कर सकता है कि जो हम बोलें कि ये आपको करना है वो आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल है ना बिल्कुल। बेटा? हम लोग इतने प्रोफेशनल से हमने फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस की है बेटा, तो इतना आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हमें बिल्कुल पता है आपसे क्या पूछा जाएगा, हमें पता है आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी ने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है। आउटडेट मतलब जो लेंदी कैलकुलेशंस, आउटडेटेड टॉपिक्स उसने नई एनसीईआरटी में हटा दिए हैं। है ना? हाँ तो एक तरह से एनसीईआरटी ने हेल्प ही की है आपकी और हमारी। तो मेन अटेंशन तो सर हम न्यू एनसीईआरटी पे रखेंगे। बिल्कुल। और बस सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए, जो टॉपिक हट गए हैं उनका क्या करने वाले हैं आप? सर वैसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, जी एक्सेप्शनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जी, चैप्टर को यदि उसमें छोड़, तो काफ़ी उसमें तो मतलब आधा गोल कर दिया, लॉज और जो लॉजिक गेट्स छोड़ा है, गोल है। अब देखो क्या हुआ है ना सर, उस चैप्टर के साथ में इन्होंने किया है बहुत तगड़ा वाला गेम। गेम ऐसा किया है कि जो चीजें बच्चों को आसानी से समझ में आती थी वो उन्होंने हटा दी हैं, हाँ, गेट्स और में इंटरेस्ट लेते थे बच्चे सर। क्योंकि हो जाता था गेट्स, जी जी। और जो छोड़ा है अभी सिलेबस में, जैसे हाँ जीना डायोड है वो छोड़ा है, या हाँ मतलब वो भी, तो उसकी थियोरी इतनी दी है, इतनी हम्म, डीप में दी है हाँ। कि वो बच्चे के समझ के बाहर है। अच्छा। मतलब अभी वो चैप्टर लगभग है ना छोड़ने की स्थिति में बच्चों की स्टेज में पहुंचा दिया, क्योंकि यदि वहां से थियोरेटिकल सवाल यदि वो एग्जामिनर बनाएगा तो इस लेवल पे बच्चा थोड़ा अटकेगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे वो गेट्स अरे वगैरह सर, सब आप तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, आप तो बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, मुझे पता है। बिल्कुल आप सर। बच्चों को डरा रहे हैं अभी थोड़ा सा। सर डराने वाली बात नहीं, एक्चुअली देखो क्या होता है ना, हाँ, कई बार पता हमें है। हकीकत पता होना जरूरी है, जी। मतलब कि जैसे वो वैसे तो लास्ट चैप्टर है 12th का। हाँ कहानी ये है सर, देखो जो डायोड वगैरह वाले जो सेक्शंस हैं, या पहले तो ट्रांजिस्टर था वो तो हट ही गया था हाँ, पहले ही, अब लॉजिक वो गेट्स भी भी हट थोड़ा गए, मैथमेटिकल था सर। तो वो आ जाता था, 4 फॉर्मूले तो कम से कम याद हो जाते थे, जी अल्फा जी अल्फा बीटा और आईसी वो सब कर लेते थे, जी। तो हो जाता था। हाँ। लेकिन अब जो छोड़ा हुआ पोर्शन है वो मोस्टली थियोरेटिकल है, हम्म, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का रोल है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही है। जी। ये हायर लेवल की जो फिजिक्स है उसको उन्होंने यहाँ पर डाला है। हाँ। और अब क्या होता था, डाला हुआ तो ये पहले भी था, लेकिन पहले क्या था कि थियरी के अप्रोच पे जाते नहीं थे, जी। सीधा सीधा उठाते थे, एक लॉजिक गेट से एक ट्रांजिस्टर से आ सवाल जाता पूछे, था। और डायोड में सवाल पूछने के लिए क्या करते थे, करंट वरंट फ्लो करा देते थे, जी तो हो जाता था। जी। लेकिन यदि अब वो थियोरेटिकल अप्रोच को पकड़ के चले हम्म, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है बच्चों को, ये मैं समझ सकता हूं, तो उसको ध्यान से पढ़ना हम्म, पड़ेगा।
इसीलिए तो सर हम सजेस्ट कर रहे हैं कि मेन लेक्चर्स देखिए, हाँ इसीलिए सिर्फ बेटा कई टॉपिक में अब मेन चीजें हटा के सिर्फ थ्योरेटिकल कर दिया है उन्हें। हाँ अच्छा सर ये बताइए जो ऑलरेडी हट चुके हैं नीट एनसीईआरटी से, तो क्या वो भी आप हल्का फुल्का बताने वाले हैं? यस सर, हम सब पढ़ाने वाले हम पूरा ही है। हाँ और मैं आपको बता दूं सर, इंडिया में जितने भी बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ हर इंस्टीट्यूट में सर इस साल सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इस साल तो हर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो एनटीए वालों के पास कहने के लिए वो 2 शब्दों में कह देंगे भाई कि हमारा सिलेबस तो ये है। बिल्कुल सर। इवन दो कई बच्चे चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आपकी बुक तो ये है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि हम कहाँ से पढ़ें। भाई ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। क्योंकि देखो 11th-12th एक अलग चीज हो गई, 11th-12th एक अलग चीज हो गई, और एनसीईआरटी ने हटाया है। देश में इतने बोर्ड्स हैं, भैया इस बोर्ड में है 12th लेवल के हम एग्जाम ले रहे हैं, कंसीडर उन्हें पूरे इंडिया को करना है। तो वो फैक्टर यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति में मौजूद है सर कि इस साल कोई भी इंस्टीट्यूट रिस्क ले ही नहीं सकता। रिस्क ले भी नहीं सकते सर, फोकस बैच में हम हैं, थोड़े मार्क्स से हम पीछे छूटे हैं, तो हाँ यहाँ तो रिस्क का सवाल ही नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं कि शॉर्ट में हम चीज़ों को बता दें हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल एटलीस्ट आपको ABCD उसकी पता रहे। बिल्कुल। ये सारी चीजें, मतलब देखो हम एक सिंपल बात कहते हैं बेटा, देखो करवाना हमको सब कुछ है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। ना हम छोड़ेंगे ना आप छोड़ेंगे, बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल को, थोड़ा सा वहां पर जहां पे छोड़ा हुआ पोर्शन है वहां थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी कम करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। फिर वो पढ़ने का सेंस ही नहीं हुआ, फिर तो ऐसा हो गया कि मैंने एक नाम बता दिया और आगे बढ़ गया, फिर इसका क्या मतलब है। तो इसलिए पढ़ना तो वो है, बस ये है कि हम उसे थोड़े मार्जिन से 5-10%, 20% तक उसे डाउन करने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को बर्डन कम लगे। और सर कुछ और आपके सर साथ? एक कंफ्यूजन मुझे और है कि मान लीजिए किसी के 600 मार्क्स आ रहे हैं हाँ। और उसका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो उसे सर 0 से पढ़ना चाहिए कि 600 से पढ़ना चाहिए, ये बताइए सर। सर इस सवाल का जवाब बच्चा खुद भी जानता है कि उसे हाँ। पढ़ना 0 से ही पड़ेगा। लेकिन सर कई ओवर स्मार्ट बन जाते हैं बच्चे कि ये हाँ। आता है, ये आता है, ये आता है, मतलब फिर वो हमारे कहे में ही नहीं रहते, नाम के कमांडो रह जाते हैं सर। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी होती ना, मैं ऐसे स्क्रीन में से जाता, एक थप्पड़ लगा के वापस आता। पर क्या करें, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है। और क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात है, जो बच्चा अपने टीचर की बातों को नहीं सुनता है ना, तो फिर वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि देखो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत जरूरी हैं, कि जैसे टीचर कह रहे हैं उसको करना चाहिए। अच्छा सर, जो टीचर कह रहे हैं वो करना चाहिए, इस पॉइंट से मुझे याद आया कि आप सर एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चे को कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं भी 2 घूंट पानी पीता हूँ। आप बताइए सर कि क्या करना चाहिए, बच्चों कैसे करना चाहिए। मेरा तो वही घिसा घिसाया डायलॉग है सर कि 2 कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। मुझे नहीं मतलब है कि आपके पुराने नोट्स हैं कि पुराने नोट्स नहीं हैं। 2 कॉपी आपके पास रहना चाहिए, एक होनी चाहिए क्लास वर्क कॉपी और एक होनी चाहिए फॉर्मूला कॉपी। आप अच्छे बच्चे हो, आप क्रीमी बच्चे हो, आप कुछ मार्क्स से रह गए हो, आपके पास सब कुछ पहले से नोट है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। स्टार्टिंग आप 0 से कीजिए, 0 से करने के बाद 2 कॉपियाँ रखिए, क्लास वर्क कॉपी, फॉर्मूला कॉपी, अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ों को याद कीजिए, DPS सॉल्व कीजिए। एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो अभी आने वाला है, लाइव में लेंगे हम आपसे रोज सर, है ना? तो लाइव में डायरेक्ट जब इंटरेक्शन होगा, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। 5000 सीरीज के नाम से जो जो चल रहा है सर हमारा बिल्कुल लाइव, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, खासकर फोकस बैच के लिए मैं कहूँगा, है ना? इतने ट्रिकी, इतने समझिए लेटेस्ट क्वेश्चंस हम आपको लाएंगे कि आपके जितने तार हैं ये सब हिलने वाले हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमें फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली जो कुछ हम कहें वो आपको करना है। बिल्कुल सर। ये जो चीजें सर ने बताई हैं, देखो सिंपल बात है, लेक्चर देखना ही होगा, लेक्चर देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं। भले ही हमने मास्टर क्लास का फीचर दे रहे हैं, लेकिन मास्टर क्लास के फीचर को बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली भी यूज़ नहीं करना है। DPS के बाद, सॉरी, लेक्चर देखने के बाद में अपने डे नोट्स जो आ रहे हैं उन्हें पढ़ना है।
डे नोट्स का रिवीजन करना है, डीपीएस सॉल्व करनी है, इवनिंग में जो मॉक टेस्ट आता है, याद है ना, मॉक टेस्ट का एक फीचर है बायोमेट्रिक्स में सर। इसमें क्या होता है कि जो सुबह की जो डीपीएस है, जैसे फिजिक्स की एक डीपीएस आएगी, केमिस्ट्री की एक डीपीएस आएगी, बायो की एक जो डीपीएस आएगी, इन सब डीपीएस को कंबाइन करके मॉक टेस्ट लिया जाता है बच्चों का। इससे क्या होता है, डीपीएस 2 बार रिवाइज हो जाती है। एक बार सुबह तो बच्चे ने खुद ने लगाई, उसके बाद हो सकता है बच्चे ने एक बार और रिवाइज कर ली हो कुछ गलतियां एनालिसिस के बाद में, और लास्ट में फिर क्या होता है, मॉक टेस्ट आता है, तो उसके कारण क्या होता है, डीपीएस 2 बार स्टार्टिंग से रिवाइज होती है। अच्छा, मिनिमम 2 टाइम्स हो रहा है, एक बार बच्चा खुद लगा रहा है, एक बार मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो और इसकी वजह से क्या होता है कि बायोमेट्रिक्स में एक ऐसा फीचर भी है कि जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो क्वेश्चन है ना इकट्ठे होते जाते हैं सिस्टम में, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल। अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट ए है, उसके लिए वो क्वेश्चन बकेट अलग होगी, एक स्टूडेंट बी है, उसके लिए क्वेश्चन बकेट अभी होगी अलग होगी। फिर वो एक लिमिट नंबर ऑफ क्वेश्चन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो स्टूडेंट गलत करता है, तो उसकी एक सिस्टम डीपीएस जनरेट करके देता है और बोलता है कि इसको लगा। अच्छा, बोलता है इन द सेंस कि वो आ जाती है, करनी तो खुद को ही पड़ेगी, जी। करनी तो खुद को ही पड़ेगी। मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल बिल्कुल हो रहा सर, है टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे नहीं तो फिर हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट हैं सर जहां पे पूरा खेल टेक्नोलॉजी का ही है, और टेक्नोलॉजी का के सहारे से ही हम बच्चों को वहां तक हर चीज पहुंचा रहे हैं। इंडिया के हर कोने में हम जा रहे हैं। एंड जो आपने लाइव सीरीज का बताया, 5000 एमसीक्यू की लाइव सीरीज यूट्यूब पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगेन वो भी टारगेट बैच के साथ में ही स्टार्ट हुई है, तो वो आप लोगों के सिलेबस से थोड़ा सा आगे चल रही होगी, लेकिन चूंकि आप वो बच्चे हो जो थोड़े से चूके हो, तो लाइव सीरीज का फायदा आप बिल्कुल उठाइए। थोड़ा आगे चलने से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि जो आप फोकस बैच वाले बच्चों को वो परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें चलेंगी। बाद में आपको, अभी भले ही सब कुछ ऑनलाइन है, बाद में आपको एक ऑफलाइन टेस्ट पेपर भी मिलेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस अपनी जगह है, लेक्चर्स अपनी जगह, सब कुछ है, लेकिन जो ओवर स्मार्टनेस है वो आपको हरा सकती है, आपको फंसा सकती है, और आपके 1 साल की जर्नी को 2 साल में कन्वर्ट कर सकती है, या हो सकता है कि आपके गोल को ही परिवर्तित कर दे। क्योंकि देखो, जहां जिसने ओवर स्मार्टगिरी करी वो निपट जाता है। क्योंकि देखो सिंपल बात ये है ना कि द्रोणाचार्य अर्जुन के भी गुरु थे, दुर्योधन के भी गुरु थे, भीम के भी गुरु थे, युधिष्ठिर के भी थे, नकुल, सबके गुरु थे ना, कौरव पांडव सबके गुरु थे। लेकिन द्रोणाचार्य जी से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी, भीम ने गदा जो भी सीखा, और युधिष्ठिर शायद भाला चलाते थे, वहीं दुर्योधन जो थे वो अगेन गदा जो कहते हैं, है ना। तो कई स्टूडेंट तो ऐसे भी थे जो उनको देख के मूर्ति बना के उनको फॉलो करते थे, और एकलव्य जो जिन्होंने सिर्फ मूर्ति बनाई उनकी, और उनको अपना गुरु माना, उसको फॉलो किया, अच्छी धनुर्विद्या, अर्जुन के बराबर ही कह सकते हैं सर। देखो सर, ये तो ऐसी बातें हैं जहां पर विवादास्पद स्थितियां बनती हैं कि कौन विवादों से हम दूर रहें तो अच्छा है कि कौन बेहतर था। लेकिन एक गुरु ने सबको अलग अलग विद्याएं दी, जिसने जो ग्रहण करना था वो ग्रहण भी किया। अब 2 विद्यार्थी दुर्योधन और भीम, दोनों ने गदा विद्या सीखी, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट थे, लेकिन अब वो बेस्ट कौन है वो डिसाइड करने वाले व्यक्ति बाहर के होते हैं, आप और हम नहीं होते हैं। आप बैठ के आप डिसाइड करते हो कि सर ये टीचर अच्छे हैं, ये बेस्ट हैं, ये वो हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, हर टीचर वही पढ़ा रहा है, सब कुछ कंटेंट वही दे रहा है। बस क्या है, देखो एट द एंड मेहनत करने वाला कौन है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बच्चा जाता वही है, ओवर स्मार्टनेस दिखाता है, और इस डाली से उस डाली पे कूदता। बुरा मत मानना बच्चों, ये ओवर स्मार्टनेस की टेंडेंसी रिपीटर्स में ज्यादा होती है ना। हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, तो इस चीज से बाहर निकलिए, 0 से सीखिए। कुछ कमी रह गई थी बेटा, तब हम 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर पीछे हैं, उस कमी को हमें दूर करना है। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है हमें, और जो हम कहें वो आपको करना है ना। सर कहा गया है, अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। मतलब भी बताइए सर। सर मतलब ये है कि एक जो कतई मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको समझाना आसान है। अच्छा। एक
अति बुद्धिमान व्यक्ति है, हम्म, उसको भी समझाना आसान है। अच्छा, लेकिन एक जो व्यक्ति जो जिसके पास में ना तो पूरी तरह से मूर्ख है, ना अच्छा, पूरी तरह से बुद्धिमान है, मतलब हाँ, बीच में अटका हुआ है, बीच में, जी जी, उनको समझाना बड़ा ही टेढ़ा काम है, क्योंकि उनके पास में जो आधा ज्ञान है वो उन्हें अंधा बना देता है, वो उन्हें देखने ही नहीं देता कि सामने वाला आपके भले के लिए क्या बात कर रहा है। जी, इट इज समथिंग लाइक दैट, हिंदी में कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। चल जाए, जी इट जी। इज समथिंग लाइक दैट। बताइए सर, हजारों साल पहले आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत में लिख दिया गया है ना? तो बिल्कुल ये सर, आधा ज्ञान लेके बेटा हम किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल ज्ञान सर। तो हमें लेना पड़ेगा पूरा, और हाँ, पूरे ज्ञान के लिए जो जो आपको बताया जाएगा आपको फॉलो करना है, मेहनत करना है, याद करना है, और सोने की आदत छोड़िए, सुबह के टाइम याद करना बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेक्चर्स देखना है, याद भी करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रोज आपके 3 लेक्चर 4 लेक्चर आ जाएंगे, मास्टर क्लास आ जाएंगी, टेस्ट आपको देना है, तो याद कब करोगे? याद आप सुबह के टाइम करोगे, है ना? और सर जैसे मैं बताना चाहूँ, कुछ बच्चों के हाँ, साथ में ऐसा भी हुआ है कि उनकी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस छूटी थी, हाँ, प्रैक्टिस कम थी, या कई बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई तो हम्म, सर एग्जाम हॉल में जाके हमारे हाथ कांपने लग गए। हम्म, मतलब अलग ही लेवल की टेंशन, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म, सो सर कैसे इन सब फोबियाओं को दूर करना है, ये सारे फैक्टर्स बच्चों बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें सर चल रही होंगी। अभी हम लाइव नहीं है, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो बच्चे अभी हमसे पूछना चाहते होंगे लेकिन नहीं हाँ, पूछ पाए होंगे। और कुछ सर आपके दिमाग में जो ऐसे कोई पॉइंट आ रहे हो कि जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें बताना चाहिए, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस कैसे चलेगा, तो सर मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ उनको कि पैटर्न सॉरी शेड्यूल क्या रहने वाला है, मतलब कैसे जाने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ भैया, देखो हमारा पैटर्न क्लियर है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स पार्ट 1 से, फिर हम जाएंगे 12th फिजिक्स पार्ट 1 पे, फिर हम जाएंगे 12th फिजिक्स पार्ट 2 पे, फिर हम जाएंगे 11th फिजिक्स पार्ट 1 पे। पार्ट 2 लिखिए। सर सॉरी सर, सॉरी सर। तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि बेटा सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वेटेज है, ये भी मैं ये बताना चाहता हूं कि दिस इज द पोर्शन विच हैज हाईएस्ट वेटेज। हाईएस्ट वेटेज सर इसमें ही है। अच्छा, और अब इस हाईएस्ट वेटेज के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इस हाईएस्ट वेटेज को समझने के लिए यहां तक, जब तक आपको ग्रेविटेशन तक नहीं आता है तब तक आप यहां एंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल ये ऐसी बुक है जो एकदम अलग है। सेग्रीगेटेड है, मतलब जी, जी। इसको अलग से पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इसके लिंक के लिए जरूरी है कि यहां से लिंक लेके हम अंदर घुसे। हाँ, और ये हाईएस्ट वेटेज मतलब आप देख लीजिए, मैंने 12 का लिखा है। जब पहले 45 क्वेश्चन हुआ करते थे तो 20 और 25 का रेशियो चलता था। जी, 11 में मिला के 20 और 12 जी, में 25 रखते थे। 25, जी, लेकिन अब 50 है, तो 50 होने पर इन्होंने ऐसा नहीं कि 11 को बढ़ा दिया है, जी। नहीं, अभी भी वो कोशिश करते हैं 25 प्लस ही रखने की कोशिश करते हैं हाँ, 12th पोर्शन में, और 11 में 20 के आसपास थोड़ा एक दो बढ़ जाए, हाँ, कोशिश यही ज्यादा रहती है। और इसमें भी यदि मैं सेग्रीगेशन करूं तो बेटा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी लेटेस्टली इनका फेमस बहुत ही फेवरेट चल रहा है। जी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब उनकी नजरों में शायद अल्टरनेटिंग करंट भी है, क्योंकि अच्छा। पिछले पेपर में 3 सवाल सीधे अल्टरनेटिंग करंट से 3 सवाल। जी, जी, तो ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म उनका दिखा रहा है, जी, और 12 की ओर उनका फोकस बढ़ रहा है, और ऐसी चीजों पे फोकस बढ़ रहा है जो आसान है, जी। और फंसाते हैं वो अलग बात है सर। और इस सर साल तो सर काफ़ी बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 हैं। हाँ सर, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, हर बार कोई बच्चा 175 पे जाके 176 पे जाके अटक जाते थे। हुँ, और अभी मुझे जो पता लगा अभी तक, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हम तुरंत ही बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में आए हैं। हाँ, हाँ। मतलब एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये सेशन में काफी पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं जावेद सर और मैं। रीजन है कि मैं थोड़ा एक फैमिली काम से एक छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरे भाई की शादी है तो इसलिए जा रहा हूँ। तो आपको सेशन आपको मिल जाए और कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रिजल्ट अब आपको पता लग गया कि मैंने किस दिन रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है। हाँ, हालांकि देखो हम कभी ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते कि हम कौन से दिन क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव वाली बातें अलग होती हैं, लेकिन कभी भी आपको कभी भी हमारी
जिंदगी में पर्सनल लेवल पे क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो कभी हम आपको नहीं बताते हैं। चूंकि इस बार सेशन लाइव नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन सेशन जो टारगेट बैच में लाइव हुए थे वो नहीं हो रहा है, तो भी लाइव क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था वो हमको देना पड़ा। मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए बच्चों को। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि हमारी पर्सनल जिंदगी को आपके से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि क्या है, हमारा रिश्ता जो है गुरु शिष्य का रिश्ता है, और आप पढ़ने के लिए आए हो और हमें आपको पढ़ाना है। क्योंकि क्या है ना सर, देखो मेरी जिंदगी में मैं पानी पूरी खाने जा रहा हूँ या छोले भटूरे खाने जा रहा हूँ या समोसे खाने जा रहा हूँ, उससे क्या मतलब है क्या आपको कोई सर? फायदा सर आपको नजर आता है कि कोई नहीं फायदा नहीं है नहीं सर? सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर यही ट्रेंड चल रहा है। अब सर देखो क्या है, देखो कि मैं एक कैमरामैन को साथ में लेके जाऊं, पानी पूरी खाने जाऊं और बोलूं कि देखो बच्चों, मैं पानी पूरी खाने आया हूं और मेरी जेब में 10 ही रुपए हैं, और देखो मैं 10 रुपए की पानी पूरी खा रहा हूं, तो ये इससे क्या फर्क पड़ता और है? ये सब नॉनसेंस से क्या होना है सर? ये तो फोकस बैच के स्टूडेंट हैं, इन सबको इस सब से मतलब रहना ही नहीं है। बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड आपको लाइफ जीना है 1 साल एटलीस्ट, है ना? और देखो मुझे एक और पॉइंट जो सर समझ में आता है वो ये आता है सर, कि यदि आप गुरु हो, ठीक है, मैं मानता हूं सर, यदि आप गुरु हो, अब आप चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, ना तो आपको गरीबी का रोना चाहिए, ना ही आपको अमीरी का दिखावा करना चाहिए। मतलब आपको एक न्यूट्रल रह के एक शिष्य को, जो बच्चा आपसे पढ़ने आया है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके काम की चीजें, लाइक कि आप पढ़ने आए हो, आप नीट के एग्जाम के लिए हमारे पास आए हो और हम आपको फिजिक्स पढ़ा सकते हैं तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं अननेसेसरी बोलूं कि भैया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है वो सब, ये सिर्फ शो ऑफ है सर। यहाँ कहाँ होता है सर? सर यहाँ नहीं होता है, लेकिन बच्चे, अब ये पॉइंट निकला कि हम, क्योंकि क्या है, देखो ये सिचुएशन ऐसी फंसी इस बार, इसलिए हमने थोड़ा सा बताया, लेकिन हम जनरली अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोगों से थोड़ा सा दूर रखते हैं। और परिस्थितियां बदलने का अधिकार सबको है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो लोग ऐसे, इस भारत देश की यदि मैं बात करूं, इसमें ऐसे महान महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने बहुत परिस्थितियों को झेला है। अब अभी बीच में सर मैंने एक सीरीज देखी थी रॉकेटरी करके। रॉकेटरी जो सीरीज है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, अच्छा, और डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन दोनों की जीवनी पर बेस्ड है, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ में जूनियर तौर पे जुड़ते हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई गुजरात से आते हैं, जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु से आते हैं, विक्रम और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आई थिंक सो बॉम्बे रीजन से बिलोंग करते हैं। एक ने एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उनके नाम पे BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में पहली परमाणु भट्टी अप्सरा, ये है उनका योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का स्पेस के फील्ड में योगदान है, और उसी को आगे कंटिन्यू किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो वो ये जो चीजें हैं ना, ये इंस्पायरिंग होती हैं। और सर जब ये पहला रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो वो बैलगाड़ी और साइकिल के उस पे से गई है, बताइए सर। और आज इंडिया कहां पर है? और आज इंडिया कहां पर है? हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कई बच्चों को तो फुल फॉर्म तक नहीं मालूम होगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म क्या है। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, सम्माननीय प्रथम नागरिक रहे हैं, और आज दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। लेकिन यदि आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, उनका जो बचपन था कष्ट भरा, नदी पार करके वो पढ़ने स्कूल जाते थे, तो रोना रोने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। सही बात। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत काफी, एक सिचुएशन ऐसी थी 1947 के टाइम पे, जब देश आजाद हुआ था, भारत में सब तरफ गरीबी थी। उससे पहले की जो अमीरी थी, भारत सोने की चिड़िया था। बाद में सिचुएशन बदली, बाद में ऐसी सिचुएशन आई कि जब अकाल पड़ा तो हम लोग, इंडिया भारत को खाने के लिए अनाज नहीं था, हमने विदेशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका जैसे देशों से गेहूं मंगवा के हमने अपनी जो जनसंख्या है उसको उनके 2 टाइम की रोटी का मतलब प्रबंध किया है। और संघर्ष वाली जो सिचुएशंस है वो सबके जीवन में आई हैं, सबके जीवन में आती है। संघर्ष के बाद ही सुख है। देखो सोना जितना तपता है ना, उतना ही उसमें निखार आता है।
तो वो संघर्षों भरी जिंदगी से ही बाद में आराम वाली जिंदगी आती है। बिल्कुल लेकिन ये उनके लिए आती है जो संघर्ष को एक चुनौती लेते हैं और उस चुनौती को पार करने की हिम्मत दिखाते हैं। यदि हर समय सिर्फ रोओगे तो कभी जिंदगी में सफलता मिलेगी ही नहीं। ये तो हमको समझना होगा। क्या बोलते हैं सर? नहीं सर, ये फोकस्ड कमांडो है, ये मेहनत करेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ये ज़बरदस्त प्रहार करेंगे और ये इस साल डेफिनेटली निकलेंगे सर। ये तो आपकी तरफ से मैं कमिट कर रहा हूँ सर को। और देखो, मैं आपको बता दूं, अभी से ही बताना चाहता हूं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको फिजिक्स में डर है, हम्म, मतलब आपको सुबह जो भी लेक्चर आ रहा है, डीपीएस आ रही है, मॉक टेस्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद में भी यदि आपको डर लगता है तो मतलब थोड़ा सा आप रुकिएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं उसके सिलसिले में भी मैं आपसे बात करूंगा। मेरा मन तो बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन क्या होता है कि बॉडी की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। जी फिर परिवार को भी ध्यान देना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब चीजें फैक्टर्स हैं, टाइमिंग का खेल है। क्योंकि क्या होता है, देखो, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, और सर आपको क्या लगता है एक ऑनलाइन रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर दो घंटे की 2 फिजिकल क्लासेस के बराबर होता है? बिल्कुल होता है सर। ऑनलाइन में ये समझिए जान निकाल देते हैं बेटा हम आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। और क्या हम आपको बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, वो उसकी तैयारी के साथ आते हैं। इस साल तो सर हम लाइव भी रहेंगे बच्चों के हाँ, साथ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। समस्याएँ, आपको मोटिवेट करना, आपको क्या समस्या आ रही है, सब कुछ हम देखेंगे, सब कुछ एक-दूसरे से बातें करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ, है ना? सिर्फ़ बातें करने नहीं आएँगे हम आपसे लाइव में। अच्छा सर, कुछ कुछ पॉइंट हम लोग भूल गए जो हाँ, मुझे याद आया। जी, देखो, फोकस बैच के बच्चे हैं, बुक्स इनके पास हैं, हाँ, पीवाईक्यू की बुक हैं, ये हैं, जी, सब कुछ है। हाँ, लेकिन फिर भी आप देखना कि हुँ, पहले लेक्चर के बाद में ही एक डाउट आएगा कि सर आप कौन-सी बुक हम रेफर करें, हाँ। कौन-सी पीवाईक्यू की बुक खरीदें, कितने साल के पीवाईक्यू करें, क्या करें सर कुछ? पीवाईक्यू तो मेरे हिसाब से पूरे कीजिए बेटा। सर और हम ये तो कहते हैं प्रीवियस 10 इयर्स के देखिए, लेकिन आप पूरे कीजिए बेटा, क्या समस्या है? एक आज की बुक जो आती है पीवाईक्यू की सर, हाँ, हर लेसन 100 पे आस-पास अटका हुआ है, 100 क्वेश्चंस के यानी आस-पास। 35 इयर्स की किसी के पास बुक है तो हाँ, वो लगभग हर चैप्टर में 100 100, क्वेश्चन 100, है। 100, 100 क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं सर। बिल्कुल और सर। बाकी लेटेस्ट के लिए हमें बेटा एक-एक क्वेश्चन हम आपके लिए छाँट के लाएँगे। एनटीए से भी लाएँगे जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं। मेंस से भी कुछ क्वेश्चन्स उठाएँगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है नीट में आने की। बिल्कुल। तो एक आपको सिस्टमैटिक देंगे क्वेश्चन्स और लेटेस्ट क्वेश्चन्स हम देंगे। तो वो क्वेश्चन्स की उस पे वैरायटी पे आप किसी तरह की कोई वो मत कीजिए। सारा काम हम पे छोड़िए, हम आपको डिलीवर करेंगे। बुक का सर और बता दीजिए कोई, बुक एक बच्चे के पास रहे तो थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है उसे। सर देखो, मैं पीवाईक्यू के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा। देखो, हाँ, यदि आपको लगता है ना तो एक काम कीजिए, जो पिछले 5 साल वाले पीवाईक्यू हैं उन्हें हुँ, 5 टू 6 टाइम सॉल्व कीजिए। हुँ, जो 10 इयर्स में हैं उन्हें आप 4 टू 5 टाइम सॉल्व कीजिए। हुँ, और जो 10 के पुराने हैं उन्हें 2-3 टाइम्स तो कर लीजिए। हुँ, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, और नीट प्रैक्टिस ही मांगती है। बिल्कुल। उससे आपको चैप्टर का शब्द से शब्द, क्वेश्चन की हर वैरायटी से लेकर के सब कुछ पता लग जाएगा। और बुक की यदि मैं बात करूं तो सर डीपीएस में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं सर हाँ, कि जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन न जाने क्यों बच्चा चाहता ही है कि कोई ना कोई बुक हो उसके पास में। अब बिल्कुल। पर्सनली लेवल पे यदि मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं, देखो, नीट वाले बच्चों के लिए सेल्फ स्कोरर अच्छी बुक होती है। रीजन यही है, उसमें एकदम बेसिक लेवल का एकदम हलवा सवाल भी होता है, हाँ, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे-धीरे उसकी हाँ, लेवल बढ़ता है। धीरे-धीरे लेवल बढ़ता है तो क्या कॉन्फिडेंस भी आता है। और बस बच्चा डरता वही है कि इतने सारे क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन है, सर कैसे करेंगे हम? अरे कहा, जब मेहनत करोगे नहीं तो कैसे काम होगा? मेहनत करोगे नहीं तो काम कैसे होगा? भैया सफलता चाहिए तो घिसना तो पड़ेगा, बिना घसे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना घिसोगे उतना, जितना तपोगे, सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी, उतनी ही ग्रैंड होगी वो सक्सेस, जब आपको ये सब चीजें होंगी। क्योंकि देखो, बैठे बैठे क्या है, देखो बैठे बैठे बस जंग लगती रहती है दिमाग में, और जंग लगने से बेहतर क्या है, घिस जाना है कि नहीं? क्या कहते हो सर? हाँ सर। तो इतनी बड़ी सफलता है कि फिर ग्रैंड सफलता के बाद ग्रैंड आपको मज़ा भी आने वाला है। बिल्कुल। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है बेटा, आगे का जीवन सोचिए।
एक डॉक्टर वर्ड ही अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। डॉक्टर आप किसी को नहीं कहते हो, डॉक्टर साहब कहते हो, है ना? तो ये साहब वर्ड आपका फर्स्ट ईयर से ही जुड़ जाएगा। हाँ, कहीं भी आप जाओगे तो देखो डॉक्टर साहब आ गए, बिल्कुल, है एक ना सर? सम्मान। एक सम्मान और वो सम्मान पाना है ना पाना है तो आपको, घिसना तो है। अभी घिसना है, अभी जोर लगाना है। हाँ, देखो, जितनी एनर्जी को समेट सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, वो सब कर लीजिए। लेकिन इन सब के दरमियान इस बात को जरूर ध्यान रखिए, 6 घंटे की मिनिमम नींद आपको लेनी है, मतलब लेनी है, क्योंकि आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा 6 घंटे से कम नींद में। यदि आप जा रहे हो 7 घंटे से कम नींद में, देखो मेरा मानना है 6 से 8 घंटे का एवरेज होना चाहिए। कभी 6 घंटे हो रही है तो कभी उसको कम ज्यादा करके 8 घंटे भी सो लीजिए। एक आध दिन ऐसा भी निकालिए जिसमें 8 घंटे भी सोइए, ताकि क्या बॉडी एकदम प्रॉपर चलती रहे। बट हाँ, एवरेज 7 घंटे का आपका आ जाना चाहिए। 7 घंटे का एवरेज यदि आप बनाए रखोगे तो देखो मेन क्या है ना, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो आप नया डालोगे डालोगे तो सही, लेकिन वो उसमें जाएगा नहीं। और नया डाल दोगे तो पुराना निकल जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं जिनको आपको ये करना है। हाँ सर, अब पूरे साल भर पढ़ाई का पैटर्न क्या रखना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं सर, कैसे रिवीजन करना चाहिए सर आपके हिसाब से सर? मेरे हिसाब से तो डेली रिवीजन कीजिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, और 2 घंटा तो एटलीस्ट लेक्चर सुनने के बाद आपको एक सब्जेक्ट को देना ज़रूरी है। लास्ट में सर हम मैं भी और आप भी फॉर्मूले पूरे रिकॉल करवाते हैं। और हम लोगों का बेटा पढ़ाई का पैटर्न अगर पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से है कि हम याद करवाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि लेक्चर लिया बाहर निकल आए और आप पे पूरा छोड़ दिया। मैं भी और अमर सर भी आपको जब तक याद नहीं होता, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ते, चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीटिशन हम बहुत बार करते हैं। हाँ, तो और याद कर लेना है कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी की लाइनों को बिटवीन द लाइंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और यदि रिवीजन के लिए मैं आपसे बोलूं, देखो लेक्चर नंबर 1 जब आप देखते हैं, लेक्चर नंबर 1 को आप पूरा कर लीजिए। जब लेक्चर 2 में जब आप एंटर कर रहे हैं ना, देखो सिंपल बात ये है कि आपको ऐसे करना चाहिए, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी, आप लेक्चर को देखिए। अब चूंकि आप पुराने बच्चे, तो हो सकता है आपके पास नोट्स हो, तो आप वो मेहनत करने से बचना चाहते हो, या जो भी है, यदि आपने प्रिंटेड बायोमेट्रिक्स का प्रिंटेड मटेरियल भी है कमांडो क्लास नोट्स के नाम से, आपके पास में वो हो सकता है, तो उससे आपकी मेहनत बचेगी। बिल्कुल बेटा, कोई इसमें ये नहीं है, बुराई नहीं है, आप ले लीजिए। पर उसमें क्या, लेक्चर को यदि आपने प्रिंटेड मटेरियल लिया है, बुक नोट्स नहीं कर रहे हो, तो आपको लेक्चर फिर पूरा वाला सुनना चाहिए। फिर डीपीएस लगाइए। अब ये सब काम करने के बाद में देखो, लेक्चर देखा, उसके बाद में जो डे नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए, और उसमें से एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाले, जैसे कोई फॉर्मूला निकल के आ रहा है, उसे वेरी शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए। या मैंने उसको एक नया नाम सोचा है, एलएमआर सोचा है मैंने उसका नाम, लास्ट मिनट रिवीजन। अच्छा, मेरी फॉर्मूला कॉपी रहती है सर। मैं उसे अब एलएमआर के नाम से प्रमोट करने का सोच रहा हूँ, लास्ट मिनट रिवीजन, हाँ, हाँ, एलएमआर। एक ही बात है सर। हाँ, वो वही है। हाँ, और उसमें आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल, नोट डाउन कीजिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या लिखना है, हम तो सभी लिख डालते हैं। बेटा सब कुछ नहीं लिखना होता है, उसमें इतने ढेरों एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उनको थोड़ी लिखना है, उसमें नहीं लिखना है। अब कोई एक पर्टिकुलर हेडिंग डाली, तो उसका जो मेन फॉर्मूला लास्ट में निकल के आ रहा है वो लिखना आपको है। लिखना उसमें है। कंडीशंस होती हैं कि भैया ये होने पर ही ये लगता है, तो वो कंडीशंस लिखनी है। बिल्कुल, वो लिख दी, वेरी शॉर्ट नोट्स बन गए। आपने बड़े वाले नोट्स को पढ़ लिया, छोटे वाले नोट्स को पढ़ लिया, डीपीएस लगा ली, शाम को मॉक टेस्ट दे दिया, आज का दिन खत्म। अब जब आप डे 2 में जाओगे ना, तो डे 2 में एंटर तभी करना जब आप पहले डे 1 को एक बार पढ़ लो। इट इज कॉल्ड एज रिवीजन। डे 2 के लेक्चर नंबर 2 में घुसने से पहले लेक्चर 1 को एक बार ऐसे रखिए आंख के सामने कि हाँ भैया, सर ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लेक्चर नंबर में पहले पढ़ाया था कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फिर अलग अलग टाइप के वेक्टर, वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर में पहले पढ़ाया, जीरो वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर, फिर पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये ऐसे, ये मुश, तुरंत 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 मुश्किल से 10 मिनट लगेगा सर इसमें। तो यही तो मुश्किल मैं से। कह रहा हूं सर कि जी, 10 मिनट में रिवाइज होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तब आप लेक्चर 2 में फ्रेशली एंटर और कर जाइए। जी, फिर जब लेक्चर 3 में जा रहे हैं तो लेक्चर 1 और 2 को करिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस दोहराते रहिए जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। आप यकीन मानिए उंगलियों पे रहेगा आपका चैप्टर। बिल्कुल क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई कि नया लेक्चर पर जाने से पहले पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करो। और पढ़ी हुई चीज़ रहती है ना बेटा, तो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट लेगी आपको। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि फिजिक्स आपको हलवा लगने लगेगी। फिजिक्स से डर निकालिए। और
ये पूरा चैप्टर करने के बाद में जब आप नए चैप्टर में जाओ तो सर पुरानों का क्या करें, तो भैया बीच बीच में टाइम निकालिए उसके लिए भी, बिल्कुल बीच बीच में उसके लिए भी टाइम निकालिए। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक रखिए भैया, देखो ना मेरी किसी एमटीजी वालों से दोस्ती है ना यूनिवर्सल वालों से दोस्ती है, जो आपको अच्छी लगे वो कर जो लीजिए। आपके पास बुक हो वो एमटीजी कीजिए। नहीं है, मेरे पास में पल्लवी प्रकाशन है तो रख लो भाई, हाँ। मेरे पास में गंगा प्रकाशन है भाई गंगा से पढ़ लो, सर मेरे पास में राम एंड श्याम है भाई तुम राम एंड श्याम से पढ़ो, जो बुक आपके जो पास आप कुछ भी हो, बस क्वेश्चन होने चाहिए, बस नीट लेवल के होने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। हर बुक का उद्देश्य यही है, 10 बुक करने के बजाय एक बुक को अच्छे से 10 करो। बार करो। इट इज समथिंग लाइक दैट मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कुछ ऐसा कुछ इंग्लिश में एक कहावत है। जी जी तो एक को पकड़ लो अच्छे से। अब एक को पकड़ने के कारण ही हम लोग यूनिवर्सल का नाम ज्यादा ले लेते हैं। अब चलिए, आप इतने संस्कृत में सुना रहे थे, मैं भी इस पे बता देता हूँ। इस तरह की है कुछ कि एक साधे सब सधे और हाँ सब साधे सब जाए। हाँ एक साधोगे तो हर चीज आएगी, और सबको साधने की कोशिश में करोगे तो सब चीजें चली जाएंगी, बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल अमर सर ने रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका बताया है। धीरे धीरे फिजिक्स ऐसी हो जाएगी कि आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी बिल्कुल कि ये लेसन 2 मिनट में रिवाइज हो गया, ये 5 मिनट में रिवाइज हो गया। बिल्कुल हवा नहीं है बेटा, कुछ भी हवा नहीं है, बस इस हवा डर को बना निकालो, दिया गया है। बस इस डर से दूर निकलो। हाँ। डर पे जीत हासिल करो, डर हम्म, के आगे जीत है। जीत है। इसका प्रमोशन कर रहे हैं सर। सर प्रमोशन नहीं, ये बात मैंने कहीं ऐड देखा था, आई ऐड है थिंक ये। सो ये स्प्राइट का है कि हाँ, कुछ माउंटेन ड्यू का है। माउंटेन ड्यू का है हाँ सर। माउंटेन ड्यू। एक्चुअली क्या है सर, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ ना, तो मुझे इतना पता नहीं अच्छा। चलता है, पर ऐड कभी सामने आ जाता है तो मुझे जी अच्छी जी, लगी ये लाइन, डर के आगे डर के जीत। आगे तो जीत है, डेफिनेटली जीत डर है को सर। जीत लिया तो आप जीत गए। बिल्कुल और सर। एट द एंड हम फिर से वही कहेंगे, देखो बायोमेंटर्स के टीचर्स पे आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। ये बात आप याद रखिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अब मुझे लगता है कि सर हमने बच्चों को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया, हर चीज कवर कर ली है, जी। और कोई चीज ऐसी नहीं रही है कि जो हमसे छूटी है। एंड कुछ और छूटा है सर एक बार और, बस क्योंकि क्या, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा लंबा खींच जाए नहीं सेशन सर, को। कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन मुझे आपके मैथ्स के लाइव लेक्चर का इंतजार रहेगा, बिल्कुल सर, मैथ्स के है लाइव ना? लेक्चर 3 जुलाई से आपके सामने होंगे। यदि देखो, मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं बहुत पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये किसी कारणवश डेट जो भी होगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये ओरिएंटेशन सेशन जब आपको मिलेगा तो हो सकता है मैंने जो डेट बोली है उसमें कोई चेंजेस आए, हाँ। तो उस पे बस थोड़ा सा ये रहेगा। बाकी मैथ्स के लाइव सेशंस शुरुआत होंगे। मैथ से करेंगे सर। शुरुआत देखो, जब मैथ्स पढ़ाएंगे तब हम बाकी कुछ नहीं देंगे, ताकि अच्छा। क्या कुछ दिन थोड़ा सुकून वाला नहीं मैथ्स सर, दे दें बस। वो बच्चों की डिमांड पे ये सब आप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है कि मैथ्स बच्चों को लगता है कि हम थोड़ा सा सीख लें, बस फिजिक्स हमें आसान लगेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैथ से ही स्टार्ट कीजिए सर, और बेसिक से ही बताइएगा सर, बिल्कुल सर है ना बिल्कुल सर? सर बिल्कुल सर। तो सो शुरुआत बेसिक मैथमेटिक्स से होगी, उसके हम्म, बाद जावेद सर आएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर लेंगे, मतलब एक्चुअल फिजिक्स जावेद सर के साथ में शुरू होगी। हाँ, फिर मैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स से स्टार्ट करूंगा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर तक लगातार मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये स्विचिंग होती रहेगी सर, है हाँ, ना? इसके बाद कभी फिर इधर कभी उधर। फिर जावेद सर फिर आएंगे, हाँ, जावेद सर आएंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन तक जावेद सर आपके साथ में। उसके बाद क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट होगी, और 12 की फिजिक्स भी जावेद सर ही स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां तक जावेद सर का आपके साथ में साथ रहेगा। फिर जावेद सर फिर थोड़ा इधर। आपके साथ में हटेंगे, फिर मैं आ जाऊंगा और फिर मैं लूंगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक मेरे लेने के तुरंत बाद में फिर से हम अपनी जगहों को बदलेंगे। फिर जावेद सर आएंगे, और हाँ, जावेद सर आपको ऑप्टिक्स वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स। फिर से चेंज होगा, फिर से आएगी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आते ही फिर से मैं आऊंगा आपके साथ में, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। इसी के साथ में क्लास 12 की फिजिक्स समाप्त होगी। फिर से क्या होगा, फिर अब 11 की फिजिक्स स्टार्ट होगी, और 11 की फिजिक्स पार्ट 2 आएगी, फिर से हम जगह बदलेंगे। हाँ, और देखो, ये जो स्विचिंग है, इसमें यहां पर चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये फिर से अगेन एक काफी लंबा पेज जो है जावेद सर का आएगा।
एंड देन लास्ट में 2 चैप्टर बचे हैं क्लास 11 के, फिर से मैं आ जाऊंगा। देखो ये बार बार स्विचिंग में आपको दिखला रहा तो क्या हूँ, ये ऑसिलेशंस स्विचिंग एंड बच्चों वेव्स। को पता चलेगी सर? देखो अभी जब हम स्विचिंग कर रहे हैं तो देखने में तो दिखेगी, हाँ लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने बांटा इस प्रकार से सर कि जी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक सेक्शन है, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो एक अलग सेगमेंट है, तो वो बिल्कुल पूरा आप सर ले रहे हैं। हाँ वर्क एनर्जी, देखो लॉज ऑफ मोशन तक वो काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन ज्यादा रहता जी है, जी पर वर्क एनर्जी पावर से क्या होता है कि वर्क वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो आते हैं, जी जी जो कि ग्रेविटेशन में भी काम आते हैं, सब जी जगह जी काम आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आते हैं। जी तो वो जी पूरा आपके पास में रहेगा तो उन्हें स्विचिंग का तो पता नहीं इस लगेगा। स्विचिंग से आपको मतलब भी नहीं है ना? हाँ, आपको तो सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और आप इस पूरे उसमें देखिए, जैसे ऑप्टिक्स जावेद सर पढ़ा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का ना आगा है ना पीछा है, सिर्फ ऑप्टिक्स है। बिल्कुल फिर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स का ना आगा है ना पीछा है, बिल्कुल वहीं की वहीं लिमिटेड है। बिल्कुल थर्मो हीट एंड, मॉडर्न फिजिक्स तो मुझे लगता है सर पूरे इंडिया के बच्चों को आपसे पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। हाँ मैं तो सर अभी भी मानता हूं कि मैं एक फिजिक्स का एक विद्यार्थी हूं जो नीट वाले बच्चों के लिए एक टीचर का काम कर रहा है। बिल्कुल सर और भी देखो हर सेगमेंट एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फ्लूइड है तो वो एक अलग सेगमेंट है बेटा, फ्लूइड की बुक होती है बिल्कुल इंजीनियरिंग में, हाँ एक बुक होती है फ्लूइड की, जो आपको बेसिक लेवल पे दी हुई है अभी। और मास्टर्स में फ्लूइड एक ब्रांच होती है। बिल्कुल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग में बुक होती है, हाँ मास्टर्स में एक ब्रांच ब्रांच होती है। जी तो जी बिल्कुल वो स्विचिंग में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इससे आप निश्चिंत रहें। हाँ और अब मुझे लगता है सर कि अब हमें रुकना चाहिए सर, कि हाँ और अब कुछ बचा काफी तो नहीं। बातें हो गई नहीं हाँ सर, सर काफी बातें हो गई। अब मुझे वेट रहेगा आपके मैथ्स के लेक्चर का। बिल्कुल। तो सो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलेंगे बेटा हम जल्द ही। आज का ओरिएंटेशन सेशन के बाद में यदि आपको कोई परेशानी है, यदि आपको लगता है कि ये कोई पॉइंट सर हमसे छूटा है, वैसे छूटा हमारी साइड से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आपके मन में कोई डाउट हो सकता है, तो आप उन्हें लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कमेंट्स को मैं वहां से पिक कर पाऊं, और कुछ जो जेन्युइन चीजें लगती हैं, हर कमेंट को पढ़ना वो मुश्किल है बेटा, क्योंकि आपने अचानक से भर दिया सारे कमेंट, तो मैं क्या करूंगा। तो कुछ जो पॉइंट मुझे लगते हैं उनको मैं अंडरलाइन करके, उनको लेकर के मैं आपसे लाइव में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लूंगा, ताकि लाइव इंटरेक्शन में आपको फील भी आएगा, सब कुछ प्रॉपर अच्छे से होगा। ठीक है, चलो सो सर अभी बस अब विदा लेने का समय विदा आ गया ले। सर। सो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए, दम लगाइए, आखिरी प्रहार कीजिए, सफलता पाइए। गुड बाय। सो एक बार अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड लास्ट में फिर मैं वही कहूंगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले मेन लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।